आखिर क्यों आशुतोष जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वो दबाव में आकर काम कर रहे हैं, सुनिए जरा। अजय आलोक जी, राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की गई है, कुर्सी बचाओ बजट है ये। अरे राहुल गांधी जी को लगता है बजट सुना नहीं उन्होंने पूरा। देखना चाहिए था, थोड़ा 4-5 एक्सरे लगा के खोजना चाहिए था ना। एक्सरे करते थे चुनाव के पहले, तो आज एक्सरे की कीमत निर्मला जी ने बहुत कम कर दी एक्सरे मशीन की। थोड़ा एक्सरे लगा के बजट में खोजते तब उनको पता चलता कि कितना समग्र बजट है और कितना देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, एक विकसित भारत वाला बजट है। खैर, जिन मूरत जैसी तेने सूरज जैसी आंख रहेगी वैसी शक्ल दिखेगी। अरे जब दो राज्यों पर इतनी मेहरबानी की गई है, बताइए 58,000 करोड़ का बजट दूसरे किस राज्य के लिए आवंटित किया गया है? भाई 58,000 करोड़ रुपए का बजट में आप ये देखिए कि आ क्या क्या रहा है। हाँ। पावर प्लांट आ रहा है तो वो देश की संपत्ति होती है। अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है बिहार में आज तक एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है तो वो देश की संपत्ति है। ये मुंबई से लेकर दिल्ली तक का एक्सप्रेस वे बना, तो क्या बिहार कभी शिकायत करने गया था कि कितने राज्यों में एक्सप्रेस वे चला गया, हमारे यहाँ कभी नहीं आया? आप एक तरफ कहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, जब तक ईस्टर्न विंग हमारा डेवलप नहीं होगा विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री कितनी बार बोल चुके हैं कि बायां कंधा जब तक कमजोर रहेगा तब तक शरीर मजबूत नहीं हो सकता है। तमाम 10 साल से ये एग्जांपल्स चल रहे हैं। बिहार ने पिछले 10 साल में 10% की एवरेज ग्रोथ से तरक्की की। एक इंपेटस चाहिए था तो इंपेटस देना शुरू किया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, साफ साफ केंद्र सरकार ने कह दिया। मुझे यहाँ पर बैठे हुए मेरे विपक्ष के मित्र बताएं कि बिहार को अगर 59,000 करोड़ रुपया मिले हैं और ईस्टर्न कॉरिडोर को डेवलप करने की बात हुई है, बिहार में परियोजना आई है, पैसे नहीं मिले, ठीक है, इससे किसको आपत्ति है? हाँ, इसलिए तो अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है बिहार में तो किसको आपत्ति है? पावर प्लांट बिहार में लग रहा है तो इसको किसको आपत्ति? कुछ लोग तो जरूर कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन राबड़ी देवी कह रही है कि झुंझुना पकड़ा दी। इस पर आप बोलिएगा। किसान नेता राकेश टिकैत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेत खलियान में वो बैठे हुए, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी, अब क्या दिक्कत है? बिहार को लगातार पिछड़ा पिछड़ा कहा जाता है, अगर वहां 58,000 करोड़ दे दिया तो। अब पहले तो आप लोग नीतीश कुमार को तंज कसते थे कि देखिए कुछ ले नहीं पाए, उन्होंने केवल सरकार बचाने का काम किया। जब मिल गया तो उसको लेकर भी तंज कस रहे हैं। नहीं, चलो नीतीश कुमार जी को तो इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कुछ हासिल कर लिया। अभी 1 महीने में उनके 15 पुलों ने नदी में कूद कर आत्महत्या भी कर ली थी, तो उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ पुल बना लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश ने एनडीए को 2014 के चुनाव में 73 सीटें दी, 73 सांसद दिए, और 2019 में 62 सांसद दिए। तो उत्तर प्रदेश का क्या कसूर है कि आज तक 10 साल में केंद्रीय बजट से एक एक्सप्रेसवे या एक हाईवे उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। ये जो असंतुलन है, और हर क्षेत्र में असंतुलन है। मोदी जी के 10 साल की सबसे बड़ी जो विफलता है वो ये है कि इस देश में अमीर और ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ये पता चलता है कि देश की 22% प्रॉपर्टी 1% लोगों के हाथ में है और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% प्रॉपर्टी है। ये जो असंतुलन, एक विद्वान ने कहा था एक बार कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। भारत में संपत्ति का संकट नहीं है, संपत्ति का वितरण का संकट है। तो वितरण समान हो या असमानता दूर की जा, ये जो खाई है अमीर गरीब की दूर की जा, इसके लिए बजट में कोई सोच नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। ये बजट दृष्टिविहीन बजट है, ये कोई उम्मीद नहीं जगाता, ना उम्मीद पैदा करता है। और ये बजट जो है एक कमजोर और डरी हुई सरकार का मरहम पट्टी वाला बजट है। अच्छा जी, मैं आऊंगी ये बिहार और आंध्र प्रदेश बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूं, शुरुआती बनना रह जाएगा। बस सीधे आपके पास आते हुए आनंद जी, अब यहां पर वो कह रहे हैं कि एक समान जो बंटवारा होता है, और उत्तर प्रदेश ने तो भर भर की सांसद देने का काम किया है, उसके बावजूद यूपी को कुछ नहीं मिला, और एक कुर्सी बचाओ बजट है क्या? एक सिरे से ममता बनर्जी भी कह रही है कि राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है पॉलिटिकल तौर पर केंद्र सरकार। आ रही हूं, आशुतोष जी एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, अब सर्व समावेशी ये बजट है, जिन राज्यों को ज्यादा उम्मीदें थी उन्हें भी खुश करने का काम किया है सरकार ने। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, बिहार को जिस तरीके से मिला, नायडू को जिस तरीके से मिला है, तो वो क्या इस वजह से मिला है क्योंकि उनकी सरकार को समर्थन जो है वो मोदी जी को मिल रहा है? क्या अगर ये समर्थन नहीं मिल रहा होता तब भी क्या इसी तरीके से होता? तो ये सवाल तो उठेगा और इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना ही पड़ेगा। पहली बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पहली बार दबाव में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो सवाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया वो भी तो सवाल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिया गया, महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया गया, या बाकी के राज्यों को क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ बिहार को क्यों दिया गया? और एक दूसरा सवाल जो इसमें है, मुझे लगता है कि 18 साल से खुद बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की अपनी सरकार है। 18 साल के अंदर तो कोई अगर मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी की सरकार लगातार है, तो बिहार की क्या, उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस देश की किस्मत बदल जानी चाहिए। क्यों नहीं बदली है? क्यों उनको बार बार पैकेज की जरूरत पड़ रही है? अगर पैकेज की जरूरत पड़ रही है तो क्या बिहार के अंदर 18 सालों के अंदर कुछ और काम नहीं हुआ है? आज आप बिहार के अंदर चले जाइए और उसकी तुलना आप बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य से कर लीजिए, आप यूपी से कर लीजिए, उसकी तुलना आपको अंदाजा लग जाएगा कि पिछले 18 सालों के अंदर वहां कितना काम हुआ। आप सिर्फ पटना के एयरपोर्ट को देख लीजिए, आप यूपी के अंदर जाइए, इलाहाबाद का एयरपोर्ट देखिए, बनारस का एयरपोर्ट देखिए, लखनऊ का एयरपोर्ट देखिए, और उसकी तुलना बिहार के एयरपोर्ट से कर लीजिए। तो 18 साल से वहां क्या हो रहा था? क्यों बिहार की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कमजोर है? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि भाई आप 18 साल से हैं, कब तक आप ये कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की वजह से हालत खराब? हाँ, लालू प्रसाद यादव में एक समय जंगल राज था। दिक्कत क्या है कि हमारे जो सरकार के मुखिया लोग हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरों को ऊपर टाल देते हैं। ये इस बजट में साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बाकी